सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर मतलब फ़ोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर जो वेरियस एस्पेक्ट हैं उसको हम ठीक है ना बारी बारी से उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एक एक बात का क्या मीनिंग है उसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। हमारा यहाँ पे पर्पज़ है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, जिससे कि आप उसको थोड़ा सा चीज़ों को सोच सकें और आपको सब्जेक्ट को समझने में कह रहे हैं कि थोड़ा सा आसानी हो सके, रदर दैन कि उसे हम रटने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं फ़ोटोसिंथेसिस की बात करें तो कह रहे हैं फ़ोटोसिंथेसिस इज़ अ फिजिको केमिकल। ठीक है ना, पहला पॉइंट। एक तो कह रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट कह रहे हैं सनलाइट है, और यहाँ पे केमिकल मतलब है केमिकल से रिलेटेड ग्लूकोज। ठीक है ना। फिजिको मतलब फिजिकल प्रोसेस जिसमें कह रहे हैं कि हम सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। ठीक है ना। फोटो बायोकेमिकल, एक तो कह रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर सब कुछ होना है। ठीक है ना। ग्लूकोज बनना है। फोटो मतलब लाइट। ठीक है ना, यानी लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, वहाँ से ग्लूकोज बनेगा। तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, फोटो बायोकेमिकल। एनाबोलिक का मतलब है कि इस घटना में ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। ग्लूकोज क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, एनाबोलिक। एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, लगेगी। ठीक है ना, एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, लगेगी। अब यहाँ पे एनर्जी कौन है, जो बेसिक कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है हमारा सनलाइट। ठीक है ना। तो ये इतनी बातें। अब आगे बोल रहे हैं कि इन विच कार्बोहाइड्रेट इज सिंथेसाइज। यहाँ बेसिकली कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ग्लूकोज से, फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड रॉ मटेरियल। इसमें कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल होगा वो कह रहे हैं कि वो वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट। अब ये कह रहे हैं कि लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में, और कह रहे हैं कि पिगमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। वो धीरे धीरे हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें हम आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। एंड ऑक्सीजन इवॉल्व एज बाई प्रोडक्ट। अभी हम जो भी बातें लिख रहे हैं ना, एक तरीके से आप समझिए कि हम समरी के बारे में जैसे हम समराइज कर रहे हैं फ़ोटोसिंथेसिस को। ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें कि लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, पिगमेंट का क्या रोल है, ऑक्सीजन कह रहे हैं इवोल्यूशन कहाँ से होता है, या ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन है वो कहाँ से हुआ। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। हियर लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो आप इसको कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से ना, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है ना। तो ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का बेसिकली कह रहे हैं कि इक्वेशन, जिसे आप कह रहे हैं इसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को हमें क्या करना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यही है हमारा पर्पज कि ये कैसे कैसे इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, या जो ग्लूकोज बना, जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है ना। ये सारी बातें हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है। अब करें फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि पहली बार फोटोसिंथेसिस किसने परफॉर्म किया, क्या बताना है आपको, बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करने में फेल हो गए। ठीक है ना। वो ऑक्सीजन को इवॉल्व करने में फेल हो गए, क्योंकि इनके पास बेसिकली जब आप डिटेल में बात करेंगे तो इनके पास कह रहे हैं कि जो वाटर है
वो कह रहे हैं वो वाटर सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, वाटर को सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो ऑक्सीजन को इवॉल्व करने में क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक बात है ना। और यहाँ से एक दूसरा इन्फॉर्मेशन आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो फोटो सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, यानी डेवलपमेंट ऑफ फोटो सिस्टम, जो फोटो सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसके आसपास हुआ है, फोटो सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है क्लोरोफिल के आसपास। किसके आसपास, क्लोरोफिल के आसपास। ठीक है ना। तो क्लोरोफिल कह रहे हैं कि इनके पास क्लोरोफिल बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया होगा, शायद ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है ना। तो पहली बार आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस किसने किया, तो बैक्टीरिया ने किया। और यही क्वेश्चन अगर आपसे थोड़ा सा बदल के पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, तो वो किसने किया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको हम लोग साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसने किया, ब्लू ग्रीन एल्गी में। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पिगमेंट के बारे में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ पिगमेंट। तो इसमें हमें बेसिकली कह रहे हैं कि जो हमारा मेन पिगमेंट है, अगर बात करेंगे तो वो मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे कि क्लोरोफिल ए कैसे रिएक्शन सेंटर को बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए का जो मोलिकुलर फार्मूला है उसे हम C55H72O5N4Mg एंड क्लोरोफिल भी C55H70O6N4Mg। आगे फिर क्या बोलते हैं, ये आप इसको पढ़ के इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना। क्लोरोफिल आर मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड, मैग्नीशियम याद रखना है, मैग्नीशियम पोरफायरिन। अब ये पोरफायरिन क्या है वो हम आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। पोरफायरिन रिंग जो है बेसिकली उसे बोल रहे हैं कि जो पोरफायरिन रिंग है उसे टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, या टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर मतलब कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर कितने रिंग, ठीक है ना, कितने पायरोल रिंग हैं, 4। कितने रिंग हैं, 4। देखिए तो ये है पायरोल, ये पायरोल का बेसिक कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। तो जो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल के 2 पार्ट होंगे, क्लोरोफिल के 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट को नाम दिया गया, पहले पार्ट को नाम दिया गया मैग्नीशियम पोरफायरिन हेड। क्या नाम दिया गया, मैग्नीशियम पोरफायरिन हेड। और दूसरे पार्ट को नाम दिया गया फाइटोल टेल। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल का एक हेड रीजन होगा, ठीक है ना, और दूसरा कह रहे हैं कि टेल पार्ट होगा। ये जो टेल पार्ट है इसे फाइटोल टेल बोलते हैं, और जो हेड है ना उसे मैग्नीशियम पोरफायरिन हेड। और हेड का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हेड का नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। और कह रहे हैं जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपने यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है कि क्लोरोफिल एंड कैरोटीन, क्लोरोफिल और कैरोटीन दोनों को इकट्ठे बोला जाता है यूनिवर्सल पिगमेंट। ठीक है ना। इनको क्या नाम दिया जाता है, यूनिवर्सल पिगमेंट विच आर फाउंड इन ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना, और उस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का एवोल्यूशन करने में सफल हुए, उन सब के अंदर आपको क्लोरोफिल ए और कैरोटीन देखने को मिलता है। ठीक है। इसलिए क्लोरोफिल ए और कैरोटीन को इकट्ठे क्या नाम दिया जाता है, यूनिवर्सल पिगमेंट। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि जो प्लांट है ना, प्लांट की लीफ है उसके अंदर कई सारे पिगमेंट हैं, कई सारे पिगमेंट हैं। तो उन पिगमेंट्स को सेपरेट करने का जो तरीका होता है, उन पिगमेंट्स को सेपरेट करने का जो तरीका होता है उसको नाम दिया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम देते हैं, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जब पिगमेंट्स को सेपरेट किया गया
अलग अलग पिगमेंट का अलग अलग कलर देखने को मिलता है हमें। जैसे क्लोरोफिल ए का कलर कैसा होगा, ब्राइट और ब्लू ग्रीन। कलर क्या हो गया इसका, ब्लू ग्रीन, ठीक है ना। क्लोरोफिल जो है मतलब क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन कलर का होता है। कैरोटीन कैसा दिखा, येलो कलर। एंड ज़ैंथोफिल कैसा दिखा, येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है ना। तो हमने देखिए, हमने क्लोरोफिल ए और बी का जो फार्मूला है वो तो पीछे हम डिस्कस कर चुके। अब ये कैरोटीन होता है बेसिकली C40H56, ठीक है ना। एंड ज़ैंथोफिल होता है आपका C40H56O2, ठीक है ना। यानी ऐसा लगता है, आप देख के ये बात का आइडिया आप लगा सकते हैं ना। ऐसा लगता है कि सर कैरोटीन जो है वो ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो गया है, किस में कन्वर्ट हो गया है, ज़ैंथोफिल में, ठीक है ना। तो बेसिकली ये होता क्या है कि ये जो कैरोटीन ज़ैंथोफिल, ठीक है ना, कि इनको बोला जाता है एसेसरी पिगमेंट। इनको फोटोसिंथेसिस के अंदर किस नाम से जाना जाता है, एसेसरी पिगमेंट। और एसेसरीज़ का जो मेन फंक्शन होता है कि भाई एसेसरीज़ आप कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो लिटरल मीनिंग होती है, उसकी मीनिंग होती है कि जो भी मेन सिस्टम होगा, जो भी मेन सिस्टम होगा उसको क्या करने का प्रयास करेंगे, वो प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एसेसरी। तो एसेसरी इसलिए इनको कह रहे हैं कि ये जो कैरोटीन ज़ैंथोफिल, आगे हम और इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है ना। अब अगर क्लोरोफिल सिंथेसिस की बात करें तो आपको याद होगा, हमने आपको क्रेब्स साइकिल के अंदर बताया कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में, जब हमने एम्फीबोलिक पाथवे डिस्कस किया है ना, वहाँ पे बताया है आपको कि ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में ये ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन एक एमाइनो एसिड है। इसको बोला जाता है ग्लाइसिन इज़ अ सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड। कैसा एमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड, ठीक है ना। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब ग्लाइसिन के साथ फ्यूज़ करता है तो बनाता है प्रोटोक्लोरोफिल, ठीक है ना। यानी क्लोरोफिल का प्रिमिटिव फॉर्म, आप ऐसे बोल लीजिए। प्रोटोक्लोरोफिल क्या है, इमेच्योर क्लोरोफिल या क्लोरोफिल का प्रिमिटिव फॉर्म। फिर ये प्रोटोक्लोरोफिल कह रहे हैं कि जब प्रोटोक्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लोरोफिल में, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया ये। अब नेक्स्ट बात है कि जो लाइट फोटोसिंथेसिस में प्लांट इस्तेमाल करते हैं, जो लाइट फोटोसिंथेसिस में प्लांट इस्तेमाल करते हैं उनका रेंज होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। उनका रेंज होता है, बोलिए, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो इनको बोला जाता है मतलब इस रेंज की लाइट को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इसको क्या नाम दिया जाता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या है, तो बताना है कि सर वो लाइट का वो रेंज जिसे प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे कंसेप्ट है हमारा फोटो सिस्टम का, तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे जोर देना है हमें कि फोटो सिस्टम क्या है, रिएक्शन सेंटर क्या है, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे कह रहे कि सनलाइट आएगी। देखिए, तो सनलाइट है तो सनलाइट तो सबको मिलेगी इकट्ठे, ठीक है ना, सनलाइट सबको मिलेगी, ठीक है ना। अब ये जो रिएक्शन सेंटर की बात कर रहे हैं ना, तो रिएक्शन सेंटर जो होता है बेसिकली रिएक्शन सेंटर के अंदर, देखिए, ठीक है ना, रिएक्शन सेंटर के अंदर कह रहे हैं कि रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए का अकेला मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है,
ठीक है ना। रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए का अकेला मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बनाता है वो कहीं और प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना, वो कहीं और प्रेजेंट नहीं होगा। तो रिएक्शन सेंटर समझ में आ गया आपको। रिएक्शन सेंटर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये रिएक्शन सेंटर है, ठीक है ना। तो अब कह रहे बेसिक जो यहाँ पे बात समझने की है, तो जो भी सनलाइट कह रहे हैं कि सराउंडिंग को मिलता है, देखिए सेंटर को मतलब जिसको आप रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं उसे भी डायरेक्ट सनलाइट मिल रही होगी, ठीक है ना। तो बाकी जो सराउंडिंग से लाइट मिलेगी सबको, वो सारी की सारी लाइट लास्ट में ट्रांसफ़र किसको किया जाना है, रिएक्शन सेंटर को। अब रिएक्शन सेंटर को कह रहे हैं सारी एनर्जी मिलती है, तो रिएक्शन सेंटर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइट करता है। या ऐसे बोले हम कि जो रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना। इस कह रहे हैं कि इस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है ना। तो मतलब रिएक्शन सेंटर के अलावा जो कुछ भी होता है उसे हम लोग एंटीना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंटीना के नाम से जानते हैं। बेसिकली एंटीना जो है, एंटीना को बनाने का काम किसका है, एसेसरी पिगमेंट्स का। एंटीना बनाने का काम किसका है, एसेसरी पिगमेंट का। या इसी एंटीना को हम लोग कभी कभी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब ये है कि हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर, मतलब ये जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग किसका पार्ट है, ये सराउंडिंग किसका पार्ट होगा, सराउंडिंग होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट होगा, ठीक है ना। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का देखिए, या आप जो एसेसरी पिगमेंट्स जिसको बोल रहे हैं ना, उनके दो काम होंगे। उनके एक तो कह रहे हैं कि सारी एनर्जी को रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाना, सारी एनर्जी को रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाना, और दूसरा काम है रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्शन देना। कितने काम बताए हमने, दो काम। एक तो कह रहे हैं कि जो भी एनर्जी है सारी एनर्जी को कहाँ पहुंचाना है, सारी एनर्जी को कहाँ पहुंचाना है, रिएक्शन सेंटर तक, ठीक है। और दूसरा काम है रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। जिससे कि अब देखिए, जैसे कि हमने आपको एक बात बताई, अब थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि कैरोटीन जो है, कैरोटीन के अंदर कह रहे हैं कि ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी है, और कैरोटीन ऑक्सीडाइज होकर बाकायदा ज़ैंथोफिल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब आप एक ये कंडीशन अजूम करिए कि अगर कैरोटीन ज़ैंथोफिल में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है ना, कैरोटीन ज़ैंथोफिल में कन्वर्ट नहीं होता, तो मतलब कैरोटीन जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, खुद वो ऑक्सीडाइज हुआ है और उसने रिएक्शन सेंटर को बचा लिया ऑक्सीडेशन होने से, उसने रिएक्शन सेंटर को ऑक्सीडेशन होने से प्रोटेक्ट किया। इसीलिए हम बोल रहे थे ना कि एसेसरी का जो मेजर काम है, एसेसरी का मेजर काम होता है मेन सेंटर को प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे की जो घटना है उसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में आइडिया रखना ज़रूरी है। देखिए, तो क्लोरोप्लास्ट जो हमारा ऑर्गेनल है उसके अंदर आपको दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक कह रहे हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन होगा जो बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे हम लोग इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना।
इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना। इनके पास अपना खुद का प्रोटीन फैक्ट्री, खुद का प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, या जिसे हम लोग राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो इनके पास कह रहे कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 70S राइबोसोम। बोलिए, 70S राइबोसोम, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे जैसे क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसे हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। और ये पूरा देखिए, ये ऐसा लगता है कि ढेर सारे सिक्के हों, कॉइन हों और उनका ढेर बना दिया गया हो। ढेर सारे कॉइन हो और उनका ढेर बना दिया गया हो। तो कॉइन के ढेर को पूरे कह रहे हैं कि पूरे ढेर को नाम दिया जाता है ग्रेना, ठीक है ना। और सिंगल कॉइन को, यहाँ से आप एक कॉइन कह रहे हैं कि मान लीजिए इसको कह रहे हैं यहाँ से निकाल लीजिए, तो सिंगल को नाम दिया जाता है, सिंगल को क्या नाम देते हैं? थैलेकोइड, ठीक है ना। और जो दो ग्रेना को या दो डिफरेंट कह रहे हैं थैलेकोइड को जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जो स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। उसे हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहाँ से जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, ये जो पार्ट हमने हाईलाइट किया है, ठीक है ना, अगर इसी का हम क्रॉस सेक्शन अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये क्या डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, उसको थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास देखिए दो रीजन है, एक वो रीजन है हमारे पास, दो रीजन है, ठीक है ना। एक वो रीजन है जिसे हम नॉन एप्रेस्ड रीजन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नॉन एप्रेस्ड रीजन। देखिए, तो जो सबसे ऊपर वाला कह रहे हैं कि ये वाला सरफेस होगा, ये इंटरफेस होगा ना, ठीक है ना, उसे हम बोल रहे हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा बीच में सोचिए, यहाँ पे बीच में एक ये जगह जो है ना, बीच में देखिए ऐसा है कुछ, जैसे यहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना, ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर है। तो ये ऊपर वाली कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये जो दीवार है ये ना, ठीक है, इसके ये अकेली दीवार है, ठीक है ना। और यहाँ पे बीच में सोचिए ये वाला जो इंटरफेस है वो कॉमन है, वो दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। तो जो कॉमन इंटरफेस वाला, मतलब अगर इसको 1 बोलें, इसको 2 बोलें, ठीक है ना, तो 1 जो है, 1 को बोला जा रहा है कि नॉन अप्रेस्ड रीजन, और दूसरे वाले को बोला जा रहा है अप्रेस्ड रीजन, ठीक है ना। तो अप्रेस्ड रीजन क्या है? जहाँ पे दोनों दीवारें आपस में, ठीक है ना, कॉमन हो रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अप्रेस्ड रीजन। तो नॉन अप्रेस्ड रीजन। अब कह रहे हैं कि सर ये सब हम जानना क्यों चाह रहे हैं? ठीक है, तो जानना इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे आपसे पूछा है ना कि फ़ोटो सिस्टम 1 का लोकेशन कहाँ होता है, फ़ोटो सिस्टम 1 का लोकेशन कहाँ होता है, तो क्या बताना है? नॉन अप्रेस्ड रीजन में, ठीक है ना। अप्रेस्ड रीजन में पूछा जाएगा आपसे क्या होता है, अप्रेस्ड रीजन में क्या होता है? फ़ोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है ना। अब थोड़ी देर के लिए ये स्ट्रोमा लैमेली जो है ना, स्ट्रोमा लैमेली को क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ेंगे। आगे जैसे जैसे हम लेक्चर में बढ़ेंगे ये बात हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या हुआ कि इमर्सन और आर्नोल्ड करके दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, उनका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर होगा? क्लोरेला के ऊपर। क्लोरेला जो है वो यूनिसेल्यूलर, ये ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है, ठीक है ना।
क्लोरेला क्या है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। और इन्होंने क्या बताया? गेव द कंसेप्ट ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम। इमर्सन और आर्नोल्ड ने अपना कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? क्लोरेला के ऊपर, ठीक है ना। और इन्होंने एक कंसेप्ट बताया, किसका? क्या कंसेप्ट? ठीक है ना, द कंसेप्ट ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम। और दो पिगमेंट सिस्टम का जो कंसेप्ट है उसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की, ठीक है ना। तो उन्होंने किया क्या अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में? देखिए, एक यहाँ पे टर्म आया है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है एक ऐसी लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ प्रेजेंट हो। क्या बोलेंगे? एक ऐसी लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ प्रेजेंट हो, उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं ये वो लाइट है जिसका वेवलेंथ जो है वो 680 नैनोमीटर से बड़ा है, 680 नैनोमीटर से बड़ा है। तो इस कंडीशन में इमर्सन को अपने एक्सपेरिमेंट में क्या मिला कि अगर प्लांट को मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा है, अगर ऐसी लाइट इन्होंने इस्तेमाल किया तो इन्होंने क्या देखा कि उस पर्टिकुलर प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, या इसको हम लोग क्वांटम यील्ड के फॉर्म में देख रहे हैं यहाँ पे। अब आगे क्वांटम यील्ड ये क्या है, ठीक है ना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आप अभी फ़िलहाल के लिए इसको प्रोडक्टिविटी से इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो अचानक से कह रहे हैं कि घटने लग गई, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी अचानक से घटने लग गई, और प्रोडक्टिविटी घटने के बिहाफ पे इस इफ़ेक्ट को इन्होंने नाम दिया है रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट। इस इफ़ेक्ट को क्या नाम दिया गया? रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अभी आपको इसको ध्यान में रखना है कि क्या बात है ये। तो बस इतनी सी बात है कि जब 680 नैनोमीटर से बड़ी मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल की गई प्लांट में, तो वहाँ पे क्या देखने को मिला कि अचानक से उस पर्टिकुलर प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी थी वो नीचे जाती दिखी, या प्रोडक्टिविटी घटती दिखी, ठीक है ना। वो प्रोडक्टिविटी घटती दिखी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस इफ़ेक्ट को क्या नाम दिया यहाँ पे? इस इफ़ेक्ट को बोला गया रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट, ठीक है ना। अब फिर कह रहे दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किए कि व्हेन दे गेव शॉर्टर एंड ग्रेटर लाइट 680, कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में 680 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर से बड़ी 680 नैनोमीटर से बड़ी वेवलेंथ की लाइट और 680 नैनोमीटर से छोटी वेवलेंथ की लाइट, इस लाइट को इन्होंने क्या नाम दिया है? मिक्स लाइट। क्या नाम दिया इसको यहाँ पे? मिक्स लाइट। तो जब कह रहे हैं मिक्स लाइट का इस्तेमाल इन्होंने किया अपने एक्सपेरिमेंट में, तो इस कंडीशन में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उनको बढ़ती हुई नज़र आई, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो रेट बढ़ा है, इसलिए इसको कभी कभी इमर्सन इफ़ेक्ट बोलते हैं। क्या नाम देंगे? इमर्सन इफ़ेक्ट, या इसको एनहांसमेंट इफ़ेक्ट, या कभी कभी इसको हम लोग इमर्सन एनहांसमेंट इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। फिर से देखिए, जब 680 नैनोमीटर से बड़ी वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल की तो उस कंडीशन में प्रोडक्टिविटी क्या हुई? घटी, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी घटी, इसलिए इसको रेड ड्रॉप। अब एक टर्म यहाँ पे देखिए, ड्रॉप मतलब प्रोडक्टिविटी नीचे गई, ठीक है ना। और रेड जो टर्म है बेसिकली ये लाइट का रेंज है। आप जब 680 से आगे बढ़ने लगेंगे, 680 से आगे बढ़ने लगेंगे, यानी जब आप 700 को अप्रोच कर रहे होंगे, तो 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ लाइट की है उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? वो रेड कलर होता है। मतलब 680 से बड़ी वेवलेंथ और 780 के आसपास की कह रहे हैं कि वो जो रेंज है वो कौन सा रेंज है कलर का? तो वो रेड रीजन है। इसलिए इस इफ़ेक्ट को क्या नाम दिया गया?
रेड ड्रॉप इफेक्ट, मतलब जब आप रेड, ठीक है ना, जब मतलब 680 से 700 को हम बोल रहे हैं कि उनका कलर कैसा है, रेड है, तो उस इलाके में जैसे ही कह रहे हैं कि आप एंटर करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी घटती हुई नज़र आई, ठीक है ना। इस इफ़ेक्ट को क्या नाम दिया गया, रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट। और जब इन्होंने मिक्स लाइट का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने क्या देखा, ठीक है ना, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई मिली, ठीक है ना। तो इन्हीं बातों को कंक्लूड करके इन्होंने 2 फोटो सिस्टम के बारे में बात किया। एक को बोला गया, देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना, एक को बोला गया फ़ोटो सिस्टम 1, दूसरे को बोला गया फ़ोटो सिस्टम 2, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है कि जब ये कह रहे हैं कि जो फ़ोटो सिस्टम 1 है ना, फ़ोटो सिस्टम 1 अगर अकेले ऑपरेट होता, ये क्या बात है उसको थोड़ा सा हम और अच्छे से सीख लेते हैं। अगर फ़ोटो सिस्टम 1 अकेले ऑपरेट होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो घटना घटेगी उसको हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी का प्रोडक्शन होता, सिर्फ एटीपी बनता, ठीक है ना। अब जब दोनों फोटो सिस्टम मिल के काम करते हैं, ठीक है ना, तो जब दोनों मिल के काम करते हैं तो एटीपी भी बनता है, उसके साथ साथ NADPH2 बनता है, ठीक है ना। और ये एटीपी और NADPH2 को एक साथ नाम दिया जाता है एसिमिलेटरी पावर। इन दोनों को एक साथ क्या नाम देते हैं, एसिमिलेटरी पावर। अब आप कहेंगे कि सर ये एसिमिलेटरी पावर क्या है, तो बेसिकली इसी एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल, ठीक है ना, प्लांट अपने डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज को बनाने में करता है। ये आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपसे बेसिक बात आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि लाइट रिएक्शन क्या है, तो क्या बताना है कि सर लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एसिमिलेटरी पावर के फॉर्म में, जनरल बात, ठीक है ना। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एसिमिलेटरी पावर के फॉर्म में। और उस एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल प्लांट अपने डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज को बनाने में करता है, ठीक है ना। प्लांट अपने डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज को बनाने में इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लाइट और डार्क की हमने बात की ना, तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, ये लाइट रिएक्शन जो होगा वो कहाँ होगा, तो ये ग्रेना, ठीक है ना। ये बातें हम देखेंगे आगे। और जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कहाँ कह रहे हैं कि कहाँ चलता है, डार्क रिएक्शन चलता है स्ट्रोमा, यानी मैट्रिक्स में डार्क रिएक्शन और ग्रेना में लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइट रिएक्शन से एसोसिएटेड की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्यों ज़रूरी है, फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मीनिंग है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मीनिंग है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मीनिंग है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।